महिला सेल बरेली कॉलेज बरेली द्वारा महिलाओं को जागरूकता के लिए हम लोगों ने एक यूट्यूब चैनल बनाया है, जिसके तहत आज हमारा प्रोग्राम था, जिसमें कि महिला बिल जो 2023 पास हुआ है, उस महिला बिल में क्या है, क्या तथ्य है, कब हमें आरक्षण मिलेगा, इस सारी चीज़ पर चर्चा की गई, जिसके लिए डॉक्टर तनय ने बताया और हमारे कॉलेज के प्राचार्य जी प्रोफेसर ओपी राय सर ने भी हमें कुछ ज्ञान दिया, इसको बताया। साथ ही महिलाओं के लिए एक सबसे बड़ी समस्या होती है सर्वाइकल कैंसर, जो कि बहुत ज़्यादा उभर के आ रहा है शहरी क्षेत्रों में। तो उस पर चर्चा करने के लिए हमने डॉक्टर सुचिता को बुलाया और ये एक हमारा महिला सेल द्वारा पूरे जागरूकता का प्रोग्राम था, जो बच्चों को तक हमने पहुंचाया। साथ ही ये चैनल बनाने का हमारा उद्देश्य ये है कि जो बच्चे आ तो जाते हैं, कुछ बच्चे आ नहीं पाते हैं, तो उन तक हम अपनी बात पहुंचाने के लिए सोशल मीडिया का सहारा ले रहे हैं। और ये चैनल जो है हमेशा हर महीने हमारा जो यूट्यूब चैनल है, ये महिला सेल द्वारा सारे जो महिलाएं हैं हम लोग एकत्रित होंगे हर महीने में, और एक जो ज्वलंत टॉपिक होगा महिलाओं के लिए, महिलाओं से संबंधित, उस पे हम लोग मिलके सब लोग चर्चा करेंगे। और इसी तरह से चैनल बना के यूट्यूब चैनल बना के उसके जो तथ्य होंगे, उसके कंटेंट होंगे, वो पूरा हम लोग वायरल करेंगे समाज में, ताकि समाज में जागरूकता आए। धन्यवाद। सज्जनों, एक आर्टिकल है 330A, राइट? एक संविधान में व्यवस्था की गई, आर्टिकल 330 है, उसमें 330A जोड़ा गया और उसी के तहत यह व्यवस्था की गई कि महिलाओं को पंचायत से लेके संसद तक 1/3 मिनिमम प्रतिनिधित्व इनको मिल जाए। विधेयक पास है, लेकिन अभी साइनिंग फोर्स नहीं हो पाया है। 332 है, 332A, वहां भी महिलाओं की बात की गई है, राज्य विधानसभाओं में भी उनका प्रतिनिधित्व दिया जाए। लेकिन इन सबका सोर्स भारतीय संविधान का अनुच्छेद 334 है, जहां से ये राइट जनरेट होता है उनको कि नहीं, महिलाओं को इस तरह का अधिकार दिया जाए, क्योंकि आधी से अधिक आबादी हमारी महिलाओं की है। मित्रों, शालिनी जी ने बताया कि माइकल जी अच्छे जानकार हैं, तो मैंने भी कहा कि आज इसका लाभ हमको भी मिलेगा, मैं सुनूंगा इनको। जो छोटा मोटा अल्प ज्ञान है कानून का विद्यार्थी होने के नाते, आप लोगों के बीच मैंने अपनी बात को शेयर की, पर चर्चा आगे होगी। हाँ, एक बार फिर क्योंकि बात नारी शक्ति नारी बंधन का हो रहा है, तो हम आप सबको नमन करते हैं, बंधन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। I would like to call our speaker, Mr. Tanay Venkata Shah ji. Please come here and enrich all of us with your knowledge and information. Respect. Am I audible? Yes, sir. Respected Revered Principal Dr. O.P. Rai Sahab, Head of the Women's Cell Dr. Shalini Singh Madam, esteemed members of the faculty, and dear students. Before I begin, I must thank Bareilly College for inviting me to this prestigious, time-tested, resilient Institute of Higher Learning. And thank you, Principal Sir, for doing half my work. आधा काम तो सर नहीं कर दिया. If we must understand the history of this bill, the 27-year-old history of this bill, we need to go back at least 50 years or 75 years in time. How did a bill that all the political parties have voted against for the last 27 years, in 1996 it failed when the Devagowda government passed it. In 2002, 2003, 99, 98, it failed again.
में बच्चे समझेंगे बिल्कुल। तो आप हिंदी में बच्चे बोल रहे हैं ना, बिल्कुल भैया, ये वो चाहते हैं मिक्स कर। राइट। ये बिल जब 27 साल से फंसा रहा है, 1996 में देवेगौड़ा गवर्नमेंट इसको पास करने में सक्षम रही। 98, 99, 2002, 2003 में अटल बिहारी जी की गवर्नमेंट इसको पास करने में सक्षम रही। 2010 में मनमोहन सिंह जी की गवर्नमेंट इसको राज्यसभा से लाने में सक्षम रही। जंप टू 2023, magically by the current Modi government, this bill is now unanimously passed by 454 votes, near unanimous vote. एक बिल जो इतने सालों से इतनी पेचीदा हालत में था, आज उसको नई संसद में पहले बिल के रूप में पास किया जाता है। इसकी जर्नी हम देखते हैं। इसकी जर्नी की शुरुआत होती है संविधान सभा से। जब संविधान सभा के फंडामेंटल डिबेट के बीच महिला आरक्षण का मुद्दा, टाइम टेस्टेड, रिजिलियंट इंस्टीट्यूट ऑफ हायर लर्निंग, एंड थैंक यू प्रिंसिपल सर फॉर डूइंग हाफ माय वर्क, आधा काम तो सर नहीं कर दिया। If we must understand the history of this bill, the 27-year-old history of this bill, we need to go back at least 50 years or 75 years in time. How did a bill that all the political parties have voted against for the last 27 years, in 1996 it failed when the Devagowda government passed it. In 2002, 2003, 99, 98, it failed again. हिंदी में बच्चे समझेंगे बिल्कुल। तो आप हिंदी में बच्चे बोल रहे हैं ना, बिल्कुल भैया, ये वो चाहते हैं मिक्स कर। राइट। ये बिल जब 27 साल से फंसा रहा है, 1996 में देवेगौड़ा गवर्नमेंट इसको पास करने में सक्षम रही। 98, 99, 2002, 2003 में अटल बिहारी जी की गवर्नमेंट इसको पास करने में सक्षम रही। 2010 में मनमोहन सिंह जी की गवर्नमेंट इसको राज्यसभा से लाने में सक्षम रही। जंप टू 2023, magically by the current Modi government, this bill is now unanimously passed by 454 votes, near unanimous vote. एक बिल जो इतने सालों से इतनी पेचीदा हालत में था, आज उसको नई संसद में पहले बिल के रूप में पास किया जाता है। इसकी जर्नी हम देखते हैं। इसकी जर्नी की शुरुआत पुरुष कदम से कदम मिलाकर विकास की सीढ़ी चढ़ेंगे। महिलाओं की यह खुददारी जो उन्होंने संविधान सभा में दिखाई और स्वतंत्र भारत में एक इगैलिटेरियन ग्रोथ का स्वप्न टूटने में मात्र कुछ ही दशक लगे। आप द्वंद्व देखिए, महिला आरक्षण के एवज में जो अग्रीमेंट लाया गया उसका नाम भी जेंटलमैन्स अग्रीमेंट था। एक जेंटलमैन्स अग्रीमेंट एक नॉन बाइंडिंग, नॉन लीगल डॉक्यूमेंट होता है जिसको तोड़ने या जिसके उल्लंघन से कोई पनिशमेंट नहीं दी जा सकती। बहरहाल इतने साल की मेहनत, इतने साल के जूझने के बाद जब ये बिल वाकई में राष्ट्रपति के एसेंट के बाद कानून बना तो इसकी डिटेल्स पे एक नजर डालते हैं। इस एक्ट के द्वारा राज्य विधानसभा और लोकसभा में महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण रिजर्व किया जाता है और इसी रिजर्वेशन के अंदर 1/3 सीटें SC/ST कम्युनिटी एंड एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के लिए भी रिजर्व करी जाती है। दैट मीन्स विद इन द 33% रिजर्वेशन ऑफ वुमेन, जस्ट लाइक द पंचायती राज इंस्टीट्यूट्स, 1/3 seats are also reserved for SC and ST community. लेकिन पहले 3 दशकों में जो महिलाओं का भरोसा टूटा उस पर भी एक नजर डालते हैं। संविधान लागू होने के बाद
पहले दशक में फीमेल लिटरेसी एंड फीमेल रिप्रेजेंटेशन स्टैटिक रहे, स्थायी रहे। फीमेल लेबर एम्प्लॉयमेंट रेट डिक्लाइन करता रहा और तीसरे दशक में क्राइम अगेंस्ट वुमेन बढ़ता रहा। परिस्थितियां कुछ ऐसी उत्पन्न हुई कि 1974 की प्रसिद्ध कमिटी ऑन द स्टेटस ऑफ वुमेन रिपोर्ट ने यह तक कह दिया कि औरतों की दुर्दशा अगर और बदतर होती है तो वो संविधान से अपना भरोसा उठा लेंगे। वर्स, they will become passive players in the Indian political system or rebel against it. इस बिल जो पिछले साल 18 सितंबर को सेलिब्रेट करते हुए सारी पार्टियों ने जिसके लिए वोट किया है, सिर्फ 2 वोट इसके अगेंस्ट है। नियर यूनानिमस वोटिंग जो पिछले 8-10 सालों में शायद नहीं देखी है। बनने के बाद भी ये एक्ट दुर्भाग्यपूर्ण इन्फोर्स नहीं किया गया, क्योंकि जिस पार्लियामेंट ने इसे एक्ट बनाया उसी पार्लियामेंट पे लागू होने के लिए इसको पहले सेंसस और उसके उपरांत परिसीमन यानी डिलिमिटेशन की कड़ी चुनौती से गुजरना पड़ेगा। सेंसस जो कि अमूमन हर 10 साल पे लगभग हो जाता है, जिसमें पुरुष, महिला, SC/ST कम्युनिटी और माइनॉरिटीज का डेटा होता है, जो 2021 में कोविड-19 महामारी के चलते एकाएक रोक दिया गया, जिसकी उम्मीद 2026 में पूर्ण रूप से कंप्लीट हो जाने की है। सेंसस कोई बड़ी समस्या नहीं। The bone of contention is the delimitation. The bigger problem is parliamentary delimitation. परिसीमन। अब परिसीमन क्या होता है? Delimitation is mandated by Article 82 and Article 170 of the Indian Constitution, जिसको Representation of People Act ने भी अनिवार्य रूप से करने की हर कुछ सालों में कवायद की। परिसीमन में क्या होता है कि जनगणना के आधार पर लोकसभा और राज्य विधानसभाओं की सीटें बढ़ाई या घटाई जाती हैं, और इसीलिए ये बहुत ही पॉलिटिकली सेंसिटिव इशू। पिछला परिसीमन 1976 में हुआ, जब उस परिसीमन में यह पाया गया कि जनसंख्या बढ़ने के आधार पर उत्तरी राज्यों की सीटें बढ़ाई जाएंगी, तो एकाएक दक्षिण के सारे राज्य विद्रोह की मुद्रा में खड़े हो गए। उन्होंने कहा कि अनइक्वल पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन एंड एसिमेट्रिक फेडरलिज्म के लिए उन्होंने विद्रोह किया और बोला कि देश की जनसंख्या कम करने के प्रण पर जब उन्होंने अमल किया है तो उनको इसकी राजनीतिक सजा नहीं दी जाती। इसी के चलते संविधान का संशोधन कर 1976 के परिसीमन को एकाएक स्थगित कर दिया गया 25 साल के लिए। 2001 में दक्षिण के विद्रोह के अनुमान लगाकर दोबारा 25 साल के लिए स्थगित किया। मतलब परिसीमन पिछले 25 साल में डिलिमिटेशन नहीं हुआ। अब इसी 50 साल के बाद जो परिसीमन 2026 में होने के अनुमान पर आधारित है महिला आरक्षण बिल, एक 50 साल से सस्पेंडेड एक्सरसाइज के सक्सेसफुल कंप्लीशन पर महिला आरक्षण के लाभ को आधारित करना कई पॉलिटिकल साइंटिस्ट की नजर में एक भारी भूल, और यही इस बिल की सबसे मुखर आलोचना। मान लेते हैं कि 2026 में सेंसस हो जाता है और उसके उपरांत परिसीमन की प्रक्रिया चालू होती है, तो पिछला परिसीमन जो 2001 में हुआ था उसकी प्रक्रिया ने पूर्णतः 4 से 5 साल ले लिए थे। तब हमारी जनसंख्या मात्र 100 करोड़ थी मात्र। अब हमारी जनसंख्या शायद 150 करोड़ के आसपास पहुंच गई। तो 2026 में अगर परिसीमन की प्रक्रिया शुरू भी होती है तो उसकी कवायद को पूरा होते होते शायद 5 से 6 साल फिर से लग जाए। उतना ही डिले होता जाएगा महिला आरक्षण, और महिला आरक्षण का लाभ उतना ही डिले होता जाएगा वुमेन एम्पावरमेंट, उतनी डिले होती जाएगी हमारी सारी संविधान मिल की कस्में। और इस बार जो परिसीमन का डेटा आने वाला है उसमें उत्तरी भारत के राज्यों की जनसंख्या कहीं गुना बढ़ी है। साउथ में सिर्फ 18% जनसंख्या है और उससे कम रिप्रेजेंटेशन, जिसके अनुमान में साउथ दोबारा विद्रोह की मुद्रा में खड़ा हो गया है, क्योंकि उनको पता है कि लोकसभा की सीटें 552 हैं और नए सांसद में 888 सीट्स बनाई गई।
let us pray, let us hope, hypothetically, that delimitation happens peacefully. The South, के more educated, more literate, more developed states don't stand in rebellion. वो विद्रोह नहीं करते हैं, ये मान लेते हैं, उम्मीद करते हैं. तब भी 15 years sunset clause महिला आरक्षण को और डिले कर सकता है. बिल में ये भी नियम है कि हर 15 साल, हर सेंसस के बाद परिसीमन के उपरांत महिलाओं की सीट रोटेट करी जाएगी. उदाहरण स्वरूप, अगर इस इलेक्शन में बरेली की सीट महिलाओं के लिए आरक्षित है, तो सेंसस के उपरांत अगली इलेक्शन में शायद पीलीभीत या लखनऊ भी जा सकती है. अब दिस विल क्रिएट अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स फॉर वोटर कंफ्यूजन एंड कैंडिडेट कंफ्यूजन भी होगा. कैसे? अगर 1/3 सीटें जिसपे महिला इस समय आरक्षण का लाभ लेती, वो दोबारा सीट उनको नहीं मिलती, तो नेचुरली दे विल लूज द इंसेंटिव टू डू गुड वर्क. वो मेहनत करना छोड़ देंगी क्योंकि उनको पता है दोबारा उस सीट पे खड़े नहीं हो पाएंगे. 2/3 पुरुष जिनको पता है दोबारा उस सीट पे नहीं खड़े होंगे, अगली बार महिलाओं को मिलेगी, वो भी स्वाभाविक रूप से मेहनत करना छोड़ देंगे. एंड women empowerment should not lead to male disempowerment. खैर, बहरहाल, even after the successful passing of this bill, a very shocking, कई रीजनल ओबीसी पार्टीज जो इस बिल का पारंपरिक रूप से विरोध करती आई हैं, उन्होंने इस बिल का स्वागत किया, पूर्ण रूप से सेलिब्रेट भी की. महिलाओं को रिप्रेजेंटेशन नहीं मिला है एंड देयर शुड बी अ बैलेंस बिटवीन जेंडर जस्टिस एंड सोशल जस्टिस. लेकिन तब भी उन्होंने बिल का स्वागत किया. आईएनसी ने जब लेट श्री अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के दौरान इस बिल का विरोध किया, उन्होंने भी इस बिल का स्वागत किया. तो हाउ इज इट that a bill so in deep conflict, जो बिल 27 साल से फंसा था, सडनली 2023 में 18 सितंबर को नई संसद में पहला बिल बन जाता है, जिसके लिए स्पेशल सेशन बुलाया जाता है और सारी पार्टियां लाइन में खड़े होकर इस बिल का स्वागत करती हैं. हाउ डिड द करंट मोदी गवर्नमेंट कन्वर्ट ऑल दीज पार्टी इनटू वोटिंग फॉर द बिल एंड बिकम cheerleaders in support of the bill? The answer lies in statistics. उत्तर आंकड़ों में छुपा है. 1962 के इलेक्शन में लगभग 100 में से 63 पुरुषों ने वोट किया था. तो मेल वोटिंग वाज 63% इन 1962 इलेक्शन, और औरतों ने 100 में से 39 महिलाओं ने लगभग वोट किया. तो फीमेल वोटिंग वाज वेरी लेस कंपेयर्ड टू मैन, 39%. पिछले लोकसभा इलेक्शन में 2019 लोकसभा इलेक्शन में मेल वोटर वाज 67% and female voters was 67.2%, thereby for the first time rightly deserved, thereby for the first time making women more in numbers compared to the male counterpart. पहली बार महिलाएं वोटर पुरुषों के तुलना में अधिक थी. तो ये कहना गलत नहीं होगा कि कोई पार्टी इस बिल का स्वागत नहीं कर रही है, बल्कि महिलाओं ने खुद मजबूर किया है पूरे पॉलिटिकल सिस्टम को अपने लिए वोट करने, अपने आरक्षण बिल को पास करने. और शायद इसीलिए हर सरकार की पॉलिसी मैनिफेस्टो में आप ध्यान दें, एवरी बिल, एवरी मैनिफेस्टो इज पॉइंटेड हाफ टुवर्ड्स एटलीस्ट वुमेन. सारी पॉलिसी आप ध्यान दें. The Nari Shakti Vandan Abhinayam is now an act with the presidential assent, but sadly the date from which it shall be enforced, जब वो enforce होगा, उसकी डेट अभी पूरी तरीके से अनिश्चित है. In the meantime, the Indian state by and large remains a male organization. Thank you. गया है तो मैं उसी पे ही बोलूंगी. वैसे तो ओवरऑल हेल्थ पूरी ही जरूरी है. अपनी हेल्थ के लिए हमेशा जागरूक रहें, और इसी जागरूकता में मैं बताना चाहूंगी सर्वाइकल कैंसर है क्या. बेसिकली कैंसर होता है एबनॉर्मल और अनकंट्रोल ग्रोथ ऑफ सेल्स इन एनी पार्ट ऑफ द बॉडी. किसी भी पार्ट में हो सकता है, उसे हम कैंसर कहते हैं.
अभी तो ये टोटली प्रिवेंटेबल है, 100% प्रिवेंटेबल है। प्रिवेंटेबल कब होता है? जब हम इसको अर्ली डिटेक्ट कर लेते हैं। अर्ली डिटेक्शन इज एंड ट्रीटमेंट। अर्ली डिटेक्शन के लिए हमें कुछ चीजें जाननी बहुत जरूरी है कि हमें करना क्या चाहिए। इसके डेटा के संबंध में मैं आपको बताऊं तो 10 मिलियन डेथ्स ग्लोबली हो जाती है इस कैंसर से, जो कि WHO के सर्वे में बताया गया है। कम से कम 1 करोड़ डेथ सिर्फ कैंसर से हो जाती हैं ग्लोबली, और 13% ये टोटल डेथ्स का काउंट करता है। जो 13% हमारी पूरे वर्ल्ड में डेथ्स होती हैं उनको काउंट करता है, कैंसर से हो जाती हैं। अब मोस्ट कॉमन कैंसर क्या क्या होते हैं हमारे एडल्ट्स में? ब्रेस्ट कैंसर, लंग कैंसर, सर्वाइकल कैंसर और ओरल कैंसर। ओरल कैंसर वही हमारे जो कॉमन कॉजेज होते हैं, टोबैको, च्यूइंग, स्मोकिंग। लंग कैंसर भी स्मोकिंग से ही मोस्ट प्रोबेबल होता है। और ब्रेस्ट कैंसर के लिए भी हमें उतना ही अवेयर रहना चाहिए, अपनी पर्सनल इंस्पेक्शन, एग्जामिनेशन, और उसको अगर हमें लगे कि कोई प्रॉब्लम है तो हमें इमीडिएट बताना चाहिए अपने फैमिली में, अपने जहाँ भी हॉस्पिटल में हम दिखाते हैं। अब बात करते हैं अगर सर्वाइकल कैंसर की। बच्चों में सबसे ज्यादा होता है ब्लड कैंसर, और बड़ों में ये चारों कैंसर जो मैंने बताए वो मोस्ट कॉमन होते हैं। बच्चों में होता है लिम्फोइड ल्यूकेमिया, जो कि ब्लड कैंसर होता है। अब सर्वाइकल कैंसर की बात करें तो सर्वाइकल कैंसर होता है यूट्रस में। यूट्रस में जो सर्वाइकल होता है, सर्विक्स होता है, लोअर 1/3 ऑफ द सर्विक्स। सभी जानते होंगे लोअर 1/3 पार्ट ऑफ द यूट्रस इज सर्विक्स, जो कि बहुत छोटा सा पार्ट होता है यूट्रस में। इसमें जो कॉजेज होता है, मेन कॉज होता है वो होता है ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, HPV वायरस जिसे कहते हैं, वो कॉज करता है। वो कॉज कैसे भी हो सकता है? इन्फेक्शन से हो सकता है, केमिकल यूज से हो सकता है, पॉल्यूशन से हो सकता है, हेरिडिटरी भी हो जाता है ये, और रेडिएशन से भी हो जाता है। जैसे कहीं हम काम करते हैं जो अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं, उनके भी इंसर्शन से हो जाता है कभी कभी। तो ये कॉमन कॉजेज होते हैं। अब इसके साइंस क्या होते हैं? हम कैसे पता करें कि ये सारी चीजें हम कब बतानी चाहिए? तो महिलाओं में मोस्टली होता है एबनॉर्मल वेजाइनल डिस्चार्ज, एक्सेसिव वेजाइनल डिस्चार्ज, फाउल स्मेलिंग डिस्चार्ज हो जाता है। पोस्ट मेनोपॉजल सभी समझते होंगे, अगर किसी को कोई क्वेरी हो मुझसे बाद में भी पूछ सकते हैं। पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग, पोस्ट क्वाइटल ब्लीडिंग और एक्सेसिव डिस्चार्ज होता है। तो हमें ये जो सारी चीजें, ये हमारी साइंस है कैंसर को के लिए अवेयर होने के लिए कि हमें दिखाना चाहिए। और ये होता किन किन कारणों से है, इसके जो रिस्क फैक्टर होते हैं वो किन किन? एक तो मैंने आपको बताया HPV इन्फेक्शन, अगर ये वायरस कहीं से भी इंसर्ट कर जाता है तो इसकी संभावना बनी रहती है। और दूसरा है अर्ली मैरिजेस। रूरल एरियाज में हम देखेंगे कि अर्ली मैरिजेस कर देते हैं लड़कियों की, उसमें वो अर्ली सेक्सुअली एक्टिव हो जाती हैं इस एज में, तो संभावना रहती है। फ्रीक्वेंट बर्थ, जो जल्दी चाइल्ड बर्थ करती हैं, उन महिलाओं में ये संभावना रह जाती है। मल्टीपल पार्टनर्स, सेक्स पार्टनर्स होते हैं, उनमें ये संभावना रहती है। स्मोकिंग जो करते हैं, टोबैको, च्यूइंग, उनमें भी ये संभावना हो जाती है। तो हमें प्रिवेंट करने के लिए इन सारे जो रिस्क फैक्टर्स को अवॉइड करना चाहिए। अब बात करते हैं कि इनके प्रिवेंशन की। तो प्रिवेंशन क्या है? प्रिवेंशन मेनली है वैक्सीनेशन। तो अभी ये वैक्सीनेशन जो HPV का दिया जाता है, प्राइवेट में वैक्सीन दी जाती है, लेकिन वो थोड़ी कॉस्टली होती है, इसलिए सभी लोग नहीं उसको ले पाते हैं और अवेयर भी नहीं है कि ये वैक्सीन दी जाती है। फिलहाल अभी इंडिया में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये आगे आने वाले उसमें वैक्सीन का एक वो दिया है, जिसमें HPV की 2 डोजेज दी जाएंगी 9 to 14 ईयर्स की गर्ल्स में। अभी ये आया नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अगले यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में ये लाने वाली है कि 2 डोजेज ऑफ HPV वैक्सीन 9 to 14 ईयर्स की एज में गर्ल्स को दी जाएंगी। तो जब ये आ जाएगा तो ये सरकारी सुविधाओं में हमें लागू हो जाएगा, लेकिन अभी ये नहीं है।
लेकिन इस चीज के लिए हमें अवेयर होना है कि हमें गर्ल्स को ये 2 डोजेस दे तो वो इस चीज से प्रिवेंट हो सकती हैं। और दूसरा है हमारा सेकेंडरी प्रिवेंशन। सेकेंडरी प्रिवेंशन में हम स्क्रीनिंग जितनी अर्ली डिटेक्शन जब होगा तो हम उसको ट्रीटमेंट दे पाएंगे, अच्छे से उसको क्योर कर पाएंगे। इसका क्रक्स ये है सारी बातों का कि अगर हम ये सारे रिस्क फैक्टर अवॉइड करें जो अभी मैंने बताए, उन सारे रिस्क फैक्टर को अवॉइड करें और अर्ली वैक्सीनेशन ले लें तो हमें इस समस्या से निदान मिल सकता है। तो इन शब्दों के साथ मैं विराम देती हूँ। अगर किसी को कोई भी दिक्कत हो तो मुझसे बाद में आप के उड़ा कर तू जा जला सूरज को जाके आसमां पे तू है परिंदे भर ऐसी उड़ाने तू हर नजर ये तुझसे पूछे आग इतनी क्यों धूल उड़ा जाके मंजिलों पे यूं कि इन हवाओं से तेरी यारी है उड़ जा अब तेरी बारी है उड़ जा अब तेरी बारी है उड़ जा अब तेरी बारी है। राहों में जो भी आए वो बादल बनके मुश्किलों के उनको बता देना रे परे रहना रे जिंदा दिलों से हो अंदाज है तेरा बेफिक्र मौज तू के अब तेरी मुट्ठी में दुनिया सारी है उड़ जा अब तेरी बारी है उड़ जा अब तेरी बारी है उड़ जा अब तेरी बारी है परिंदे यूं अब के उड़ा कर तू जा जला सूरज को जाके आसमां पे तू है परिंदे भर ऐसी उड़ाने तू हर नजर ये तुझसे पूछे